हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो है कल हिमालय की बेटियां पाठ नंबर 2 पढ़ा था। आज जो है हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। शुरू करते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागा अर्जुन एक सेकेंड उन्हें किन रूपों में देखते हैं? ठीक है, तो किन रूपों में देखते हैं? नदियों को माँ मानने की परंपरा जो है वो भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को जो है वो माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। नदियों को क्या है, मतलब कि भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या माना गया है? माँ माना गया है। लेकिन नदियाँ जो हैं वो अपने जल से क्या करती हैं? माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं। ठीक है, और हमारे खेतों को सींचती हैं। लेकिन लेखक नागा अर्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं उनकी क्या विशेषता यहाँ पर बताई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की दो ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में क्या कहा है? नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का क्या होता है? संगम भी होता है। मतलब कि जितनी जो नदियाँ हैं वो सारी किस में जाकर मिलती है? इन्हीं नदियों में जाकर के मिलती है। जो गंगा, यमुना, चेनाब, जितनी भी जो ये नदी हैं वो सारी की सारी किस में मिलती हैं? इन्हीं दो नदियों में मिलती हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से जो है वो निर्मित हुई है। मतलब कि जो हिमालय पर जो बर्फ़ पड़ती है उससे क्या होती है? ये पिघल पिघल कर जो है वो एक एक बूंद से ये बनती है। इनका रूप विशाल और विराट है। जो इनका रूप है वो कैसा है? बहुत बड़ा है। इनका रूप जो है वो इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटों का हाथ थामने पर क्या करता है? गर्व महसूस करता है। ये दो नदियां हैं, ये कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है। इसलिए समुद्र को क्या कहा गया है? सौभाग्यशाली जो है वो कहा गया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? नदियाँ जो है वो युगों युगों से मानव जीवन के लिए क्या है? कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा जो है वो भरण पोषण करती हैं। इनका जो जल है वो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। जो ये नदियों का जल है ये क्या करते हैं? भूमि की उर्वरक शक्ति को वो बढ़ाते हैं। इसलिए नदियाँ जो हैं वो माता के समान पूजनीय हैं, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने के में कोई कसर नहीं छोड़ता। मतलब कि जो मानव है वो नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। यहाँ पर ये के वर्ड नहीं आएगा। मानव जो है वो नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी जो है ये अपार दुखी, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। मतलब कि जैसे हम जैसे जो मनुष्य है, कुछ लोग हैं ना जो नदियों को गंदा करते हैं, वो क्या हैं? उसके बाद भी ये क्या हैं? इतना दुख, इतनी गंदगी और इतनी अवहेलना, इतना अपमान सहकर भी क्या करती हैं? हमारा कल्याण करती है। जैसे कि एक नालायक पुत्र का कल्याण, मतलब कि एक माँ जो है उसका पुत्र चाहे कितना ही बेकार हो फिर भी वो उसके भले के बारे में सोचती है ना। उसी प्रकार जो ये नदियाँ हैं, चाहे हम इनको कितना भी दुख दे दे फिर भी ये हमारे भले के लिए सोचती हैं। अतः काला कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें क्या किया है? लोक माता का दर्जा दिया है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ से पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की जो है वो प्रशंसा
की है। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। देखो यह लेख जो है, ये निबंध जो है वो कब लिखा गया था, 1947 में। तब से लेके आज तक क्या क्या चेंजेस जो है आए हैं वो हमें बताना है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण जो है वो खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में भी आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि इनकी स्वच्छता का नामो निशान जो है वो मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ जो हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण है। मतलब कि इनका कहने का क्या मतलब है कि देखो, जब 1947 में जो ये निबंध लिखा गया था, उस टाइम पर कवि ने बताया था कि नदियाँ ऐसी हैं ऐसी हैं। तब से लेकर क्या हुआ, बहुत सारा शहरीकरण हुआ। शहरीकरण की वजह से क्या हुआ कि मैदानी क्षेत्र में जब ये नदियाँ आती हैं तो गंदगी, मतलब नदियों में क्या है, गंदगी मिल जाती है, और जिसके कारण क्या है, ये अब स्वच्छ नहीं, साफ नहीं रही हैं। और जब हम गंगा यमुना को, जो अपनी आंखों से जिन्होंने गंगा यमुना को देखा है, वो इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। मतलब कि जो तुम्हारा संस्कृत का टीचर है उससे पूछना कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा, मतलब कि देव की आत्मा क्यों कहा है। क्योंकि हिमालय में क्या होता है, देवताओं का वास होता है, इसलिए हिमालय को देवात्मा कहा है। और आज भी जो है वह हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। अब हम कर लेते हैं भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। मतलब कि जो है लेखक ने क्या किया था, कुछ समानताएं प्रस्तुत की थी कि ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका अर्थ जो है वो अधिक सुंदर और स्पष्ट बन जाता है। तो उदाहरण जैसे कि संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। तो इसका क्या मतलब था, सचमुच दाती माँ जो है वो शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। ठीक है। माँ और दादी, एक सेकेंड, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धाराओं में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों में से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों की को कॉपी में भी लिखे। देखो, कवि ने कहा था ना कि संभ्रांत महिला की भांति जो है वे प्रतीत होते हैं। मतलब कि किसके लिए कहा था, कि वो महिलाओं के जैसी लगती है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह जो है वो उनकी धारा में डुबकियां लगाना चाहता है। तो ऐसी जो है 5 तुलनात्मक लाइंस जो है वो हमें लिखना है। यहाँ पर हमें इसका मीनिंग नहीं बताना, मैंने गलती से मीनिंग बता दिया था, वो मीनिंग नहीं बताना। ठीक है। तो कैसे, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। ये यहाँ पर क्या है, तुलनात्मक शब्द जो हमें हैं वो बताने हैं। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, बड़े मियाँ के भाषण कि तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर वहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तु भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर जो है वो ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। मतलब कि देखो, हिमालय के कोई कंधे होते हैं, कंधे तो किसके होते हैं, जीवित लोगों के होते हैं। तो इस तरीके के जो है क्या किया था, ये निर्जीव चीज़ें थी, लेकिन इसको क्या किया, हिमालय के कंधे बोलकर उसको सजीव की तरह जो है उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे हमें और उदाहरण क्या कौन कौन से हैं, देखो, नदियाँ जो है वो संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। ठीक है। संभ्रांत महिला मतलब कि इसने क्या किया, निर्जीव चीज़ को, निर्जीव नदियों जैसे था तो उसने क्या किया, सजीव चीज़ों के रूप में उनका प्रयोग किया। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। देखो, हिमालय की क्या गोद होती है, गोद तो किसकी होती है, माँ की, पिता की, इस तरीके से गोद होती है ना। गोदी, गोद मीन्स गोदी। तो हिमालय की गोद को, हिमालय को क्या कहा, ससुर, और समुद्र को क्या कहा, दामाद। ठीक है। तो हिमालय क्या कोई मतलब कि सजीव चीज़ है, नहीं ना। तो दामाद कौन होता है, जो मतलब कि लड़की का हस्बैंड होता है, और ससुर कौन होता है, लड़की का पिता। ठीक है, उसका लड़के का ससुर। बूढ़ा हिमालय, बूढ़ा हिमालय अपनी बेटियों को कितना सिर धुनता होगा। तो बूढ़ा हिमालय जो है, हिमालय कोई बूढ़ा होता है ना। इस तरीके से चीज़ों का यूज़
क्या? पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। देखो हमने पाठ 1 में जो है विशेषण पढ़े थे ना, तो नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य जो है उनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। संभ्रांत, वृषा, चंचल, जंगल, समतल, महिला, घना, नदिया, मूसलाधार, आंगन। तो हमें मिलान करके लिखना है। तो संभ्रांत क्या होती है? महिला। चंचल कौन थी? नदियाँ। समतल कौन था? आंगन। घना कौन था? जंगल। मूसलाधार क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है। द्वंद्व समास के दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था ना कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद क्या होते हैं? वो प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का जो है वो लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? राजा और रानी ऐसे लिखते हैं ना। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? राजा रानी ऐसे लिखते हैं। तो जो ये लगता है ना बीच में योजक चिन्ह, इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसमें और शब्द का लोप हो जाता है। तो जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का जो है वो प्रयोग किया गया है और इन्हें खोजकर जो है हमें लिखना है। लेकिन कैसे? वर्णमाला क्रम से, शब्दकोश शैली के हिसाब से। देखो, छोटी, बड़ी, दुबली, पतली, भाव, भंगी, माँ, बाप। ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। छोटी और बड़ी, दुबली और पतली, भाव और भंगी, माँ और बाप। तो ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द जो है बन जाए। मतलब कि एक ऐसा शब्द बन जाए जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। सार्थक का मतलब ये होता है। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखना है। जैसे नदी, दीन। नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इसको उल्टा करेंगे तो दीन। दीन क्या बन गया? एक भाववाचक। दीन को क्या हम देख सकते हैं? देखो, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमें अपनी जाति का बोध कराती है। जाति मीन्स कि जिसमें क्या होता है? एक समूह। ठीक है, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो एक को रिप्रेजेंट करते हैं। दीन, भावात्मक संज्ञा में जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे समझो। भावात्मक संज्ञा, भाव, भाव जो हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो फीलिंग्स को क्या हम टच कर सकते हैं? उनको तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें बतानी है। जैसे कि नव। नव क्या है? नया। नया ऐसा क्या उल्टा करेंगे तो क्या बन गया? वन। वन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि वन। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जाति को। वन में क्या होता है? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना। तो वो क्या बन गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा। राम। राम का उल्टा क्या हो गया? मरा। जब मरा, मरा क्या? जब कोई मर जाता है तो क्या हम उसको उसको फील कर सकते हैं ना इस चीज़ को। राही मतलब हीरा। हीरा क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा का एक पार्ट है। ठीक है। धारा। धारा का क्या बन गया? राधा। ठीक है, जब मतलब हम इसको धारा को उल्टा करेंगे तो क्या बन गया? राधा। राधा क्या है? एक नाम है। तो जो जो किसका नाम, स्थान का बोध कराए वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी। नामी से उल्टा क्या बन गया? मीना। तो मीना भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी नाम, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना।